हेलो एवरीवन एंड सभी को जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लीडर में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के एक नए अध्याय के साथ, जहां पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जहां पर आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। ठीक है, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो माफ कर देना। ये मतलब ये समझ लीजिए, ये लिखा हुआ है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। अब कई लोगों को प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई ये चैप्टर आखिर है क्यों। तो सबसे पहले इसका एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, एक समाज को, एक कंट्री को अच्छे तरीके से चलने के लिए आवश्यक क्या होता है कि एक कंट्री में जो पूरा एक माहौल है, जो वो सोसाइटी है, एक राष्ट्र की सोसाइटी, वो बहुत ही पीसफुल माहौल में रहे। ठीक है, बहुत ही पीसफुली रहे, वहां पर अखंड शांति बनी रहे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, जो भारत भारत नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में होते हैं ना, जो छेड़ू प्रजाति के लोग होते हैं, जो परेशान करने वाले लोग होते हैं, जिनको चुन्ना काटते रहते हैं कि भैया खाली नहीं बैठ सकते, खाली बैठे हैं तो चलो किसी को उंगली कर दें। ठीक है, तो ये जो ऐसे टाइप के लोग होते हैं, इनके ऐसे कृत्य करने से क्या होता है, ये जो पब्लिक पीस है ना, सॉरी, ये है पब्लिक पीस। ये पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये एक जो ये पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। और इसका नुकसान ये होता है कि समाज में बहुत ही अशांति हो जाती है। समाज का जो वो फ्लो होता है ना, वो फ्लो गड़बड़ हो जाता है। और संपूर्ण राष्ट्र का, सभी गवर्नमेंट का, सभी का कर्तव्य ये होता है कि वो इस शांति को मेंटेन रखें। तो भाई इसके लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सिंपल सी चीज है। तो अगर प्रिवेंशन से इसको स्टेब्लिश करा जा सकता है तो प्रिवेंशन पे ही ध्यान दिया जाता है, बाद में हल्ला मचा के क्या ही मिलेगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी को आधारशिला मानकर हमारे लॉ मेकर्स ने, पहले आईपीसी में था, फिर सीआरपीसी में भी था, और अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी ये चैप्टर 9 डाल दिए हैं, जहां पर ये एक कुछ तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं ताकि ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, ये पब्लिक पीस को, पब्लिक का ये जो एक ये शांति है, इसको भंग न कर सके। अब आते हैं इसके मूलभूत शब्द पर, जो है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी शब्द की डेफिनेशन कहीं पर नहीं दी गई है, लेकिन सिक्योरिटी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये एक तरह की प्रतिभूति होती है, होती है, एक तरह की गारंटी होती है कि अगर हमने, आपने जो कंडीशन हमारे ऊपर लगाए हैं, आपने जो हमारे ऊपर वो शर्तें लगाई हैं, अगर हमने उन शर्तों का उल्लंघन किया या उन कंडीशंस का उल्लंघन किया, तो ये जो चीज हम आपके समक्ष प्रतिभूति के रूप में, प्रतिभू के रूप में गारंटी के तौर पर रख रहे हैं, आप इसको जब्त कर सकते हैं और जो चाहे वो सजा दे सकते हैं। तो ये संपूर्ण पूरा एक माहौल है, ये उसकी प्रक्रिया है। और आज के इस वीडियो में हम इससे संबंधित समस्त अध्याय को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सलीके से समझने वाले हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, डिस्क्लेमर ये है उन ज्ञानी लोगों के लिए जो कहते हैं कि प्रभु, भैया, मालिक, आपने तो ये चीज छोड़ दी, ये पॉइंट छोड़ दिया। तो भाई कई बार ऐसा ये होता है ना कि अगर मैं सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करूंगा, सभी पॉइंट्स पर गौर करूंगा, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा खिंच जाएगा, और मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। दूसरी चीज, अगर मैं किसी चीज को छोड़ रहा हूं या मैं, मेरे से छूट जा रही हैं, दैट मीन्स कि वो परीक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हो या एस्पिरेंट हो जो डीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप भी छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपकी हार्दिक इच्छा है तो आप उसको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, और अगर चाहें तो मुझे भी समझा सकते हैं। कहाँ पे समझाएंगे, वो समझाएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी अनावश्यक भूमिका के आराम से प्रारंभ करते हैं। तो आरंभ से प्रारंभ करने से पहले इस चीज को मैं आपको एक कहानी से समझा देता हूँ। ठीक है, तो कहानी से समझाने का पर्याय और फायदा ये हो जाएगा कि थोड़ा और मजा आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ने पंचायत वेब सीरीज अवश्य देखी होगी। टीवीएफ की है, क्या शानदार क्रिएशन है पंचायत में। ठीक है, तो अगर आपने पंचायत देखी हुई है, अच्छी बात है, आप जल्दी समझ जाएंगे। अगर नहीं देखी है तो भाई देख लेना, मेरे कहने पे देख लेना। ठीक है, तो पंचायत में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक, उस पंचायत में कैरेक्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वो जो गांव होता है बड़ा शांति प्रिय गांव होता है, मतलब अच्छे खासे तौर पर चल रहा होता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। ठीक,
और गांव अच्छे खासे तौर पे चल रहा होता है, और गांव की वो एक डीएम साहिबा भी होती हैं, डीएम साहिबा जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होती हैं, और यहाँ पर हम उनको मजिस्ट्रेट के तौर पे कंसीडर करेंगे कि वो उस गांव से संबंधित मजिस्ट्रेट हैं। अब गांव में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, तभी पता चला कि एक व्यक्ति है जिसको गांव वाले बन राक्षस बोलते हैं। बन राक्षस के नाम से एक व्यक्ति जो जाना जाता है, उसका नाम है भूषण। ठीक है, ये जो भूषण नाम का व्यक्ति है, इसको गांव के लोग जो है वो बनराकस बोलते हैं। वो बनराकस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उसकी हरकतें वैसी ही। भूषण के साथ ही कुछ और लोग हैं। भूषण तो यहाँ पर अध्यक्षता कर रहा है अपनी टीम की, उसके साथ ही एक वो और बंदा होता है जिसका मैं नाम नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो बता दीजिएगा। ठीक है, और दूसरे होते हैं विनोद, और तीसरी होती है इनकी स्वयं की पत्नी। ये 3 लोग के साथ मिलकर भूषण एक टीम बनाते हैं, जो 4 लोग की टीम होती है, और ये गाँव में जो शांति थी, शांति को भंग करने का, अपनी हरकतों से भंग करने का प्रयत्न करते हैं। अब गाँव वाले कहते हैं कि यार शांति भंग हो रही है, तो गाँव वाले क्या करते हैं, इस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि ये जो भूषण है, ये हमारी लोक शांति के लिए, गाँव की शांति के लिए खतरा है। अब जब इन मजिस्ट्रेट को ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, तो मजिस्ट्रेट भूषण को या बन राक्षस को, हम तो भाई बन राक्षस ही बोलेंगे, ठीक है, तो बन राक्षस को यहाँ पर एक शो कॉज नोटिस भेजते हैं कि ऐसा है, सुनने में आया है तुम ऐसा ऐसा कुछ कृत्य कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ये बताओ कि किस लिए कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो भी साबित करो कि नहीं कर रहे हो। तो ये जो शो कॉज नोटिस होता है, ये जाता है ऑर्डर के तौर पर, और ऑर्डर के तौर पर जब जाता है तो ऑर्डर के साथ साथ ऑर्डर, मात्र ऑर्डर ही नहीं जाता। अब भाई शो कॉज नोटिस को सर्व कैसे करा जाएगा, तो इसकी सर्विस की जाती है सम्मन के द्वारा। ये 2 तरीके से हो सकता है, इसको या तो सम्मन से भी भेजा जा सकता है, शो कॉज नोटिस को सम्मन के तौर पर भी, और या फिर वारंट के तौर पर भी भेजा जा सकता है। किन कंडीशन में सम्मन के तौर पर भेजेंगे, कहाँ पर वारंट के तौर पर भेजेंगे, वो हम आगे बात करते हैं। तो ये जब शो कॉज नोटिस जाएगा, तो अब बन राकस के पास 2 ऑप्शन है, या फिर वो शो कॉज नोटिस को कंप्लाई करेगा और कोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट को आकर अपना जो जस्टिफिकेशन है वो देगा, अपने तथ्य प्रस्तुत करेगा और कहेगा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो बस गांव की भलाई के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। और या फिर वो शो कॉज नोटिस को कंप्लाई नहीं करेगा। अगर वो कंप्लाई करता भी है तो मजिस्ट्रेट के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गई, उनके तर्कों से संतुष्ट हो गए, तो इन्होंने इनको कहा ठीक है जाने दो, इसको डिस्चार्ज कर देंगे, कि हाँ चलो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, इनको जाने देते हैं। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उनके तर्क से, तो क्या करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इनको दिया जाएगा वही ऑर्डर, ये जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर दिया जाएगा कि ऐसा है, आपको ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप ऐसा कृत्य करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें ये पता चला है कि भाई तुम्हारा एक तो तर्क उतना विधि सम्मत इतना सही नहीं था जो मुझे सेटिस्फाई कर ले जाए, दूसरी बात, और तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, तो तुमको ऑर्डर दिया जाता है कि तुम जो है वो बेल बॉन्ड या बेल, ठीक है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड जो है वो प्रस्तुत करो, ये ऑर्डर दिया जाता है। और वो बॉन्ड और बेल बॉन्ड प्रस्तुत करते हैं, ये अलग चीज है। अब आ जाते हैं, मान लो अब वन राकस ने कंप्लाई नहीं किया शो कॉज नोटिस के साथ, तो इनके विरुद्ध जारी किया जाएगा, सर्व किया जाएगा, इनके विरुद्ध इशू करा जाएगा वारंट। अब वारंट 2 कंडीशन में इशू हो सकता है। पहली चीज कि शो कॉज नोटिस को कंप्लाई नहीं करा, और दूसरी चीज ये है कि इमीडिएट अरेस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति पहले ही भाग जाएगा, वो शो कॉज नोटिस मिलने के पूर्व ही भाग जाएगा, तो इमीडिएट अरेस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी वारंट इशू करा जा सकता है। और अगर सम्मन इशू करा गया है, चाहे वारंट इशू करा गया है, इस ऑर्डर के साथ, इस ऑर्डर, इस शो कॉज नोटिस के साथ कॉपी ऑफ ऑर्डर भी जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर का कॉपी भी जाएगा इस सम्मन के साथ कि इन्हें इन्फॉर्मेशन क्या मिली है और क्या प्रक्रिया होने वाली है, किस जगह पे होने वाली है, इंक्वायरी किस दिन बैठेगी। अगर तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने में, वो कोर्ट को सेटिस्फाई करने में, उनको संतुष्ट करने में असफल रहे, तो भाई कितनी गारंटी, कितना बॉन्ड, कितना बेल बॉन्ड आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये सेम चीज जाती है। अब मान लो कि शो कॉज नोटिस गई सम्मन के थ्रू, ठीक है,
अब यहाँ पर हम आते हैं, मान लीजिए समन के थ्रू शो कॉज नोटिस गई किसी व्यक्ति को, और वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो गया। ठीक है, कोर्ट के समक्ष वो प्रेजेंट हो गया। प्रेजेंट होने के बाद क्या होगा, इनके ऊपर चलेगी इंक्वायरी। इंक्वायरी इसलिए चलेगी कि क्या सही में जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो सत्य है या नहीं सत्य। ठीक है, जब इंक्वायरी चलेगी तो इंक्वायरी के हमेशा ही दो ही रिजल्ट आते हैं, सबको पता है। या फिर सफिशिएंट ग्राउंड मिलेगा और या फिर नहीं मिलेगा। अगर सफिशिएंट ग्राउंड मिल रहा है तो इनको आदेश दिया जाएगा कि भैया अपनी हरकतों के विषय में मेरे समक्ष ये जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड है ये प्रस्तुत करो, ये ऑर्डर दिया जाएगा। और अगर ये ऐसा लगा कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बॉन्ड और बेल बॉन्ड की अगर बात करें तो ये भी दो तरह के होते हैं। ये लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकते हैं, ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये मोटा मोटी तौर पर कहानी है कि अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो समाज की शांति के लिए एक तरह से खतरा है, तो भाई ये प्रक्रिया चलती है। और इसी प्रक्रिया को समाहित किया गया है, पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर 9 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए फिर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे आपको पढ़ पढ़ के सुनाता जाता हूँ, मैं मार्क कराता जाता हूँ, आप उन्हीं चीजों को देखते चलिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो चाहे हम सेक्शन 125 पढ़ें, चाहे हम 126 पढ़ें, 127 पढ़ें, 128 पढ़ें, इनमें हम चार ही चीजों को देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज क्या होगी, लिख देते हैं वरना भूल जाएंगे। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे कि कौन सी अथॉरिटी है जो डील कर रही है। हर सेक्शन में आपको ये चार ही चीजें याद करनी है। दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि ऑफेंस मेनली किन से डील करते हैं, ऑफेंस कौन कौन से हैं, मतलब मेनली। ठीक है, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है कोर्ट का, विद इन ज्यूरिसडिक्शन है या विदाउट ज्यूरिसडिक्शन भी डील कर सकते हैं। और चौथी चीज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो बॉन्ड और बेल बॉन्ड वाला सीन है, इनका टर्म क्या होगा, कितने साल के लिए होंगे, ये 1-2 साल के लिए होंगे या अनंत काल के लिए होंगे। तो हम इन चार ही चीजों से हर सेक्शन में डील करने वाले हैं। चलिए फिर आराम से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 125 पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम हम पढ़ ही चुके हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर 9 में ये है। सेक्शन 125 125 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन कन्विक्शन का मतलब ये है कि मान लो कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सजा सुनाई। सजा सुनाई, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई व्यक्ति खुद नसिया जाए, कहीं नहीं हम समाज को उलट पुलट देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे, गांव में आग लगा देंगे, सबकी ऐसी तैसी कर देंगे, ऐसा हो सकता है ना। ऐसी कंडीशन में कोर्ट को अगर ऐसा प्रतीत होता है या उनको ऐसा इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो करेगी वो मैं बताने वाला हूँ। वरना कोर्ट ऑफ सेशन, इसमें देखो दो अथॉरिटी दी गई है। पहली अथॉरिटी जो है वो है कोर्ट ऑफ सेशन, और दूसरी अथॉरिटी है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। इन दोनों लोगों को अथॉरिटी दी गई। यहाँ पर हमने अपना पहला पॉइंट कवर अप कर लिया। कन्विक्ट्स अ पर्सन ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 और ऑफ अबेटिंग, यानी किसी ऑफेंस के लिए भी किया जा सकता है या उस ऑफेंस के अबेटमेंट के विषय में भी उनको कन्विक्शन अगर दिया जा रहा है। और कोर्ट का ये ओपिनियन है कि इट इज नेसेसरी टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर कीपिंग द पीस, द कोर्ट में एट द टाइम ऑफ पासिंग द सेंटेंस, ये मात्र सेंटेंस पास करते टाइम, जब जजमेंट सुना रहे होंगे उस व्यक्ति को, तभी किया जा सकता है, उसके पूर्व में या उसके बाद में नहीं किया जा सकता। ऑर्डर हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड और अ बेल बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग, एक मिनट में इसका थोड़ा एरिया कम कर लेता हूँ, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ये आपको याद रखना है। तो हमने दो चीज कवर कर ली, पहली हमने अथॉरिटी कवर कर ली, दूसरी हमने टर्म को कवर कर लिया। अब हम देखते हैं ज्यूरिसडिक्शन के मामले में। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन सिंपल सा है, क्योंकि अगर कोई कोर्ट किसी को सजा सुना रही है तो भाई उनके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा तभी तो सजा सुनाएगी, यानी कि ये विद इन ज्यूरिसडिक्शन का केस है। ऑफेंसेस क्या क्या हैं, हम अपना अगला पॉइंट जो ऑफेंसेस के बारे में वो बात करते हैं। तो ऑफेंस में सबसे पहला पॉइंट है एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 11 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। 11 ऑफ द चैप्टर भारतीय न्याय संहिता डील्स विद पब्लिक ट्रांक्विलिटी से डील करता है, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांक्विलिटी other than an offense punishable under subsection 1 of the section 193 or section 196 or 197 thereof. Any offense which consists of or includes assault or using criminal force or committing
मिसचीफ, इनसे अगर रिलेटेड है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको करने वाले को पता था या उसको ऐसा यकीन था, उसको लग रहा था कि इससे ब्रीच ऑफ पीस हार्म होगी ही होगी। इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द बॉन्ड और बेल बॉन्ड, मतलब मान लो एक बार कन्विक्शन दे दिया गया और सिक्योरिटी भी ले ली गई और पता चला अपील में उस कन्विक्शन को किनारे दरकिनार कर दिया गया, तो भाई जो ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड लिया गया वो वॉइड हो जाएंगे, यही कहा गया है। ठीक है। और चौथा पॉइंट ये है, एन ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाई एन अपीलेट कोर्ट। सेम चीज है, जो पावर किसी कोर्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से एक्सरसाइज करी जा सकती है, वो उसके अपीलेट कोर्ट से या उसके उन कोर्ट से जिनके जुरिडिक्शन में इनका रिवीजन आता है, उनके द्वारा भी एक्सरसाइज किया जा सकता है, यानी अपीलेट कोर्ट और रिवीजन कोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने चारों चीजें अपनी कवर अप कर ली। अब आते हैं हम अपने अगले सेक्शन पे। तो अगला सेक्शन क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। वो भी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस था, लेकिन वो ऑन कन्विक्शन था, और ये है इन अदर केसेस, यानी अदर देन दोज केसेस विच आर गिवन अंडर द वन सेक्शन 125। तो यहाँ पर इन अदर केसेस की अगर बात की जाए, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये सबसे ज्यादा किया जाने वाला केस है। इसको पहले 107-16 बोला जाता था, अब ये सेक्शन 126 में यानी कि 126 में आ गया है। तो सबसे पहले हम अपनी पहली चीज देख लेते हैं, पहला पॉइंट देख लेते हैं कि अथॉरिटी कौन सी है। तो अथॉरिटी सिंपल है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दी गई है, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इज लाइकली टू कमिट अ ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रांक्विलिटी। दो ही चीजों से संबंधित है ज्यादातर इसमें ऑफेंसेस, चाहे वो ब्रीच ऑफ पीस हो या पब्लिक ट्रांक्विलिटी से हो, या कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करने वाला है जिससे कि ब्रीच ऑफ पीस और पब्लिक ट्रांक्विलिटी अफेक्ट हो सकती है। और इनका ये ओपिनियन है कि यहाँ पर सफिशियंट ग्राउंड है कि इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए, तो वो इसके अंतर्गत दिए गए उन प्रक्रिया के अंतर्गत उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ वो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, उनको शो कॉज नोटिस भेजेंगे कि क्यों ना तुमको तुम्हारे विरुद्ध ये ऑर्डर किया जाए कि तुम्हें एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़े, कोर्ट को देना पड़े, फॉर कीपिंग द पीस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर यानी 1 साल के लिए होता है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। तो जुरिडिक्शन देख लेते हैं। प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन में बी टेकन बिफोर एनी जुडिशियल एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व्हेन ईदर द प्लेस वेयर द ब्रीच ऑफ पीस और डिस्टर्बेंस इज एप्रीहेंडेड इज, यहाँ पर दिया गया जुरिडिक्शन इज विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, यहाँ पर है, और there is within such jurisdiction a person who is likely to commit a breach of peace or disturb the public tranquility to do any wrongful act as aforesaid beyond। अब मान लो कोई ऐसा कृत्य करने वाला है जो उनके जुरिडिक्शन में आ रहा है, या फिर वो व्यक्ति जो कि ऐसे कृत्य को उनके बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाके करने वाला है, लेकिन उस समय पर उपलब्ध है, उपस्थित है उनके जुरिडिक्शन में। तो यहाँ पर भाई, यहाँ पर चार चीजें साफ हो गई। पहली चीज, अथॉरिटी कौन सी है, अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। दूसरी चीज भाई, जुरिडिक्शन क्या है, तो जुरिडिक्शन विद इन भी है, विदाउट जुरिडिक्शन भी है। तीसरी चीज, पीरियड कितना होगा, पीरियड 3 साल का है। चौथी चीज, ऑफेंस कौन से होंगे, ऑफेंस ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी से रिलेटेड होंगे। सिंपल है, चार ही चीजें अपने को याद करनी है, ठीक है। सेक्शन 127 पे आते हैं। सेक्शन 127 टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। ये अलग चीज है, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम पर्सन एमिनेटिंग सर्टेन मैटर्स। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि कोई सेडिशियस मैटर है, ये सेडिशन क्योंकि वहां से हटा दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर सर्टेन मैटर्स। डिसएमिनेटिंग का मतलब होता है फैला रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ मैटर्स को फैला रहा है, बेसिकली ये जो पूरा सेक्शन है वो डील करता है एक तरह से पब्लिकेशन से। ठीक है, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें जितना भी चीज दी गई है वो सब पब्लिकेशन से रिलेटेड है, मतलब कहीं ना कहीं पब्लिकेशन को घुसाड़ी दिए हैं। व्हेन एंड, अब सबसे पहले देख लो, अथॉरिटी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिसीव इंफॉर्मेशन दैट देयर इज विद इन हिज जुरिडिक्शन। दूसरी चीज कि उनके जुरिडिक्शन में, विद इन जुरिडिक्शन होना चाहिए। एनी पर्सन वो विद इन एंड विदाउट सच जुरिडिक्शन, बंदा उनके जुरिडिक्शन में होना चाहिए, भले ही वो कार्य उनके जुरिडिक्शन में कर रहा हो या उनके जुरिडिक्शन के बाहर जाके कर रहा हो। इधर ओरली और इन राइटिंग और इन एनी मैनर, भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है। इंटेंशनली डिसेमिनेट्स और अटेम्प्ट टू डिसेमिनेट और अबेट्स द डिसेमिनेशन, यानी कि यहाँ सबसे पहली चीज, ऑफेंस कमीशन को, उसके अटेम्प्ट को और उसके अबेटमेंट, तीनों को ही पनिशेबल बनाया गया है। एनी मैटर द पब्लिकेशन ऑफ विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 152, 196, 197, 199
of Bharatiya Nyaya Sanhita, any matter concerning a judge acting or purporting to act in the discharge of his official duties which amounts to criminal intimidation or डिफेमेशन अंडर द भारतीय न्याय संहिता। किसी जज के विरुद्ध कुछ ऐसा चीज वो बोल रहे हैं। देखो सबसे पहला जो वो प्रोविजन जो 152 से लेके 197 196 299 ये सब सारी चीजें वो हैं जो पब्लिक पीस और इन सब से डील करती हैं, वल्गरिटी ऑब्ससीन मटेरियल और इन सब चीजों से डील करती हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कोई जज है जो कि अपना अच्छा खासा काम कर रहा हो, अपना ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, उसके विरुद्ध कोई ऐसी चीज बोली गई जो उसको भयावित कर दे, उनको भय में डाल दे, या फिर कुछ ऐसी चीज है जो उनको डिफेम कर रही हो, उनकी बेइज्जती कर रही हो, तो वो भी यहाँ पर आएगा। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति कृत्य कर रहा है तो उसको भी सजा दी जाएगी, यहाँ पर उससे सिक्योरिटी मांगा जाएगा। अब मेक्स प्रोड्यूस पब्लिशेस और कीप्स फॉर सेल, imports, export, conveys, sells, let to hire, distribute, publicly expose or in any other manner puts into circulation any obscene matter। मैंने बोला था ना ये obscene matter का मसला है। As is referred to section 294 of the भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये ऑफेंसेस हो गए, हमने अपना तीसरा पॉइंट भी देख लिया कि ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, हमने ये भी देख लिया। अब एंड द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन, उनका ओपिनियन होना अत्यंत आवश्यक है। देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग द मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा कि क्यों ना उनके विरुद्ध ऐसा ऑर्डर किया जाए कि वो बॉन्ड या बेल बॉन्ड अपने लिए एग्जीक्यूट करें फॉर हिज गुड बिहेवियर, अपने अच्छे बिहेवियर के लिए, अपने अच्छे व्यवहार के लिए, फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल का। सिंपल, चार की चारों चीजें हमारी कवर हो गई, इसलिए हम आगे जाकर नहीं पढ़ेंगे। ये आगे का जो ये मैटर है ये एक्सेप्शन है, और इस एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, इसलिए हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, सेक्शन 128 बात करता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर। उसके आगे सेक्शन 127 और 128 और 129 ये तीनों ही सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर की बात करते हैं, बस लोग अलग अलग हो जाते हैं। पहले वाले में थे डिसेमिनेटिंग सर्टेन मैटर था, यहाँ पर बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन, ऐसे लोग हैं जिनके विरुद्ध सस्पेक्शन है, सस्पिशियन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं, अपनी चार ही चीजें देखेंगे जो हमें देखना है। सबसे पहली चीज ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यहाँ पर अथॉरिटी मिली हुई है। दूसरी चीज ये है कि ये उनके विद इन लोकल जुरिडिक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो विद इन लोकल जुरिडिक्शन अ पर्सन सीकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस, प्रिकॉशन ले रहा है कि अपने आप को छुपा पाए। छुपाना डजंट मीन कि वो लुका छिपी खेल रहा है, गड्ढा खोद के कहीं घुस गया, ऐसा नहीं है भाई। छुपाना मतलब वो मास्क लगा के भी घूम रहा है, मुंह पे साफा बांध के भी घूम रहा है, तो ये भी छुपाना ही बोला जाएगा। और वो छुपा इसलिए रहा है ताकि वो कोई ऐसा क्राइम कर सके जिसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए अगर वो अपने आप को छुपा रहा है और मजिस्ट्रेट को, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो भैया धत्तेरी की हो जाएगी, मोए मोए हो जाएगा भाई। ठीक है, द मजिस्ट्रेट में इन द मैनर हेयर इन प्रोवाइडेड रिक्वायर सच पर्सन टू शो कॉज वाई फलाना ढिमकाना, कि तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना तुम्हारे विरुद्ध ऐसा ऑर्डर किया जाए कि तुम बॉन्ड और बेल बॉन्ड दाखिल करो अपने गुड बिहेवियर के लिए, जो कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। फिर से चौथी चीज, तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार। पहली चीज हमारी अथॉरिटी कौन सी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। दूसरा हमारा जुरिडिक्शन कौन सा है, तो ये विद इन जुरिडिक्शन होना चाहिए। तीसरा ऑफेंस कौन सा है, तो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए होना चाहिए। चौथा भाई टर्म कौन सा है, टर्म 1 साल का है। बस ये चार चीजें आपको याद कर लेनी है, बाकी सब छोड़ो। ठीक है, अब सेक्शन 129 की बात करते हैं। इसके बाद जितनी चीजें हम पढ़ेंगे बहुत ही सुपरफिशियल पढ़ेंगे, क्योंकि हमको वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखना है और अनावश्यक चीजें इसमें नहीं लानी है। ठीक है, सेक्शन 129 टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम हैबिचुअल ऑफेंडर्स। भाई हैबिचुअल ऑफेंडर्स क्या होते हैं? हैबिचुअल ऑफेंडर्स ये होते हैं, वो गाना सुना है ना, क्या करूं लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर, तो यही वाले होते हैं भाई, आदत से मजबूर होते हैं, ना चाहते हुए भी कर ही डालेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि हमसे ऐसा कोई कृत्य हो, लेकिन फिर भी कर डालेंगे। तो ये होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर्स। अब हैबिचुअल ऑफेंडर्स कौन कौन से होते हैं ये आगे बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अथॉरिटी कौन सी है। अथॉरिटी है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वही सेम चीज कि उनको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि कोई व्यक्ति है जो उनके जुरिडिक्शन में, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन है, जो कि बाय हैबिट रॉबर है, हाउस ब्रेकर है, थीफ है, फॉर्जर है, या रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है। मतलब अच्छा खासा लिस्ट दे के रखे हैं भाई, ये लिस्ट इत्मीनान से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि भाई मैं पढ़ूंगा फिर भी वही असर होगा, आप पढ़ोगे फिर भी वही असर होगा। मैं बेसिक बेसिक आपको रट्टा मारने वाली चार चीजें बता देता हूँ। दो चीजें हम बता चुके हैं, और तीसरी चीज
मैं कह रहा हूँ आप खुद पढ़ लीजिएगा, जो ऑफेंसेस हैं, तीसरी चीज। और चौथी चीज कितने समय के लिए होगा, तो ये होगा नॉट एक्सीडिंग 3 years। ठीक है, फिर से बता देते हैं। ये हो गया हमारा चौथा चीज जो हमें याद रखना है कि टर्म कितना रहेगा, 3 साल का रहेगा। ये हो गया हमारा तीसरा चीज। ये गलत हो गया, हाँ, ये चौथा चीज हो गया। इसके ऊपर आते हैं, ये जितने ऑफेंसेस दिए गए हैं ये हमारा तीसरा चीज हो गया। इसके अलावा ये जुरिडिक्शन जो है, विद इन जुरिडिक्शन, ये दूसरा चीज हो गया। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। तो हमने 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। अब सेक्शन 129 खत्म हो गया। सेक्शन 130 बात करता है ऑर्डर। मैंने जैसा कि आप सबको बताया है कि शो कॉज नोटिस कैसे जाएगा, ऑर्डर से जाएगा। और ऑर्डर कैसे जाएगा, तो ऑर्डर में क्या क्या होगा ये देख लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए देखेंगे। कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर सेक्शन 126। अब आप पूछेंगे 125 क्यों नहीं है, तो 125 इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुआ है, ना ही किसी व्यक्ति को बुलाना है अपने समक्ष। वो व्यक्ति तो उनके समक्ष फिर पहले से ही है भाई, उसको तो कन्विक्शन दिया ही जा रहा है, तभी तो भाई उनको बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसलिए 125 को एक्सक्लूड ही करा जाएगा। तो व्हेन अ मजिस्ट्रेट एक्टिंग अंडर 126, 127, 128 और 129 deems it necessary to require any person to show cause under this section, he shall make an order in writing। ये जो ऑर्डर होगा वो इन राइटिंग होगा, पहली चीज। इसके अलावा उस ऑर्डर में वो सब्सटेंस भी होगा, जो इन्फॉर्मेशन उनको रिसीव हुई है कि भैया तुम्हारे विरुद्ध क्या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है। साथ ही साथ में अमाउंट ऑफ द बॉन्ड भी उस ऑर्डर में डाल दिया जाएगा कि कितने रुपए का बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना है, और साथ ही साथ कितने साल के लिए होगा। ये 4 चीजें उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली दी हुई होती हैं। क्या क्या दी होंगी, सबसे पहली चीज तो ऑर्डर जो होगा वो इन राइटिंग होगा। तीसरी चीज, उसमें पूरा सब्सटेंट होगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके विरुद्ध रिसीव हुआ है, इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हैं, आप क्या करने वाले हैं। ठीक। दूसरी चीज, अमाउंट होगा उस बॉन्ड का जो कि एग्जीक्यूट किया जाना है। और पहली चीज कि जो टर्म है कितने साल के लिए होगा, ये चीजें दी हुई होती हैं। बस ये सेक्शन 130 हो गया, यानी कि जो ऑर्डर होगा उसमें क्या क्या चीज होंगी। अब ऑर्डर के बाद जो अगर मान लो व्यक्ति जो है जिसके विरुद्ध ऑर्डर किया गया वो पहले से कोर्ट ही में प्रेजेंट है, तो उसके बारे में बताया गया सेक्शन 131 में, यानी कि प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट। अगर कोर्ट ही में प्रेजेंट है तो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, और पढ़ के सुनाने के बाद अगर उसको समझ नहीं आया तो वो सब्सटेंस जो है वो उसको एक्सप्लेन करे जाएंगे। बस ये हो गया। अब अगर मान लो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसको सम्मन भेजा जाएगा या वारंट भेजा जाएगा। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, सम्मन किस केस में भेजा जाएगा, जहाँ पे सीधा साधा आदमी है उसको सम्मन भेजा जाएगा। और मान लो वो जो व्यक्ति है वो किसी अन्य ऑफिसर की कस्टडी में है तो उसको भी कोर्ट के समक्ष लाने के लिए वारंट भेजा जाएगा। और मान लो ऐसा है कि वो जो व्यक्ति है वो उसका इमीडिएट अरेस्ट आवश्यक है, ऐसी कंडीशन में भी उसके खिलाफ वारंट भेजा जाएगा। तो भाई कर्सर कहाँ चला जाता है। सेक्शन 133 कॉपी ऑफ ऑर्डर। सिंपल चीज है, अगर ऑर्डर भेजा जा रहा है, मतलब वो सम्मन या वारंट भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर कॉपी ऑफ ऑर्डर जो 130 में वो जो ऑर्डर दिया गया सेक्शन 130 में वो दिया जाएगा। ठीक। अब पावर टू डिसमिस में, अब ऐसा भी तो हो सकता है कोर्ट को अगर उचित लग रहा है तो कोर्ट उस व्यक्ति को पर्सनली आने के लिए नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि ठीक है आप जो है अपने वकील के माध्यम से यहाँ पर आ जाओ और जो बॉन्ड वगैरह है वो निपटा लो, ठीक है, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, तब तक मत आना जब तक मैं ना बुलाऊं। इसके अलावा अब तीनों ही कंडीशन में, चाहे वो व्यक्ति कोर्ट में उपलब्ध हो, प्रेजेंट हो या ना हो, अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट है तो रहेगा ही, अगर नहीं है तो उसको लाया जाएगा। उसके बाद उसके खिलाफ चलेगी इंक्वायरी। इंक्वायरी करा जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सत्य है या असत्य है। तो ये दिया गया सेक्शन 135 में। 135 का सब्सटेंस सिंपल सी चीज है, इंक्वायरी चलेगी। इंक्वायरी के बाद जाकर सीधे 136 में। अब 136 में बाद में जाएंगे, पहले आएंगे 137। 137 में इस वजह से आएंगे क्योंकि अगर मान लो सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ये सेक्शन 137 में बताया गया है। और अगर सफिशिएंट ग्राउंड है तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि भैया सिक्योरिटी प्रेजेंट करो, और सिक्योरिटी में बॉन्ड या बेल बॉन्ड आपको प्रेजेंट करना है, जो कि ये सब चीजें हैं जिनको कंप्लाई करते हुए बॉन्ड या बेल बॉन्ड दिए जाएंगे। ये चीज है। उसके अलावा 138 जो है वो बात करता है कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो।
सेक्शन 139 कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड के बारे में बात करता है कि वो जो बॉन्ड एग्जीक्यूट करा जा रहा है उसके कंटेंट क्या क्या होंगे। देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट होंगे। द बॉन्ड और बेल बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम, बाइंड कर देगी, टू कीप द पीस और टू बी अ गुड बिहेवियर। भाई तब तक राजा बाबू बनकर रहोगे जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता या फिर जो टर्म है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। एज द केस मे बी एंड इन द लेटर केस द कमीशन और अटेम्प्ट टू कमिट और द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस punishable with imprisonment wherever it may be committed is a breach of bond और bail bond। अगर आपने ब्रीच करा तो भैया सूद दिए जाओगे, जाओगे जेल और जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है। इसी के साथ साथ सेक्शन 140 बात करता है कोर्ट की पावर के बारे में कि कोर्ट को ये पावर है कि अगर उनको लगता है कि ये जो श्योरिटीज इनके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं ये सही नहीं है तो उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। ये 140 में दिया गया है। 141 में बात की गई है इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। मान लो सिक्योरिटी दी या नहीं दी लेकिन वो सही नहीं है, उनको मना कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को इम्प्रीजनमेंट भी भेजा जा सकता है तब तक के लिए जब तक कि वो सिक्योरिटी को उपलब्ध ना करा दे और वो तब तक जेल में रहेगा। ये है इसे। यार पीरियड नहीं दिया गया है। बी डिटेन्ड इन प्रिजन अंटिल सच पीरियड एक्सपायर्स। और ये कोर्ट के डिस्क्रेशन के ऊपर है कि कितने दिन के लिए उनको भेजा जा रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए नहीं भेजते हैं। मैं देख रहा हूँ टाइम दिया हुआ था यार, टाइम लिमिट दिया हुआ होना चाहिए था। नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं फिर से ढूंढ के मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। 142 बात करता है पावर टू रिलीज पर्सन इम्प्रिजनमेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। अपने किसी काम का नहीं है। सेक्शन 143 अपने काम का है, तो उसकी हेडिंग अपने काम की है, बस याद कर लेना क्योंकि प्री में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड जो है वो कहाँ पे दिया गया है, वो सेक्शन 143 में दिया गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है। बाकी आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, लिखते रहिए, मौज करते रहिए और अपने अपने भगवान का नाम लेते रहिए। जय श्री राम।